चलिए तो शुरू करते हैं। सेट नंबर 4। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 4 जो साइंस का स्पेशल क्लास हो रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं और एक बेहतर डिस्कशन के साथ हम लोग जो है अपने समय का उपयोग करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एसओएस बंद प्रदर्शित करता है? ध्यान से सवाल को देखिएगा। सवाल का लेवल आज का जो है बहुत अप है, क्योंकि ये सब प्रीवियस से निकाला हुआ सवाल है। क्योंकि आपको हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, इस बात का हम उम्मीद करके निकलते हैं। और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, सेट में केवल आप उसका आंसर देख के टिक कर लेते हैं। वो आंसर कैसे हुआ, इस बात को बताने के लिए हम आप लोगों के बीच, क्योंकि सेट जब आप लोग बनाते हैं तो जो सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, आप सीधे सीधे उसे क्या करते हैं, पीछे से आंसर देखते हैं, टिक कर लेते हैं। उसका डिस्कशन पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो उस समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए? तो इस समस्याओं से निजात तब पाया जा सकता है जब जो सवाल का डिस्कशन हम आपको करवाते हैं उससे आप बारीकी से देखें और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझें। फिर आप आंसर देख के नहीं मारिएगा। आंसर देखने का उम्र आपका खत्म हो गया। बच्चा थोड़े पे है आप पीछे से आंसर देख लिए, मार लिए, आप भी कहे हमको आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। सवाल एक है, निम्न में से कौन सा एसओएस, ध्यान से सुनिए, सवाल है एस ओ। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ 2 एस है, एस है। अगर 2 एस है तो पक्का है कि अब सवाल के जो जवाब होगा उसमें भी 2 एस होगा, क्योंकि इनपुट अगर 2 है, आउटपुट भी 2 होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि इसमें एक एस है, इसमें एक एस है, मतलब ये दोनों ऑप्शन पहले खत्म हो गया। ये ओरिजिनल सवाल है एग्जाम का, ये सारा का सारा एग्जाम का ओरिजिनल सवाल है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 पे। 3 को देखते हैं और 4 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है H2S2O7 और ऑप्शन नंबर 4 है H2S2O8। यदि हमको O7 तक जाना है और O8 तक जाना है, सवाल का लेवल बहुत अप है। ऐसे सवाल बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आते हैं, और जो बच्चे ऐसे सवाल कर जाते हैं उसका रिजल्ट बनता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप ऐसे सवाल को कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। आप इसमें किसी भी प्रकार का जो है खोड़चन मन में ना रखें। अगर हम एच एस को देखें तो एस एस इस प्रकार से बंद बना सकते हैं हम लोग, एस एस बना सकते हैं ना। अब ये बंधन सब तरफ से जुटता है, ये बात आपको पता है। यहां से गिनना चालू कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना? फिर से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो 7 वाला को कंप्लीट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि वो 8 वाला को कंप्लीट पक्का नहीं करेगा, और जब ये नहीं करेगा तो यही ऑप्शन होने को है। तो अपने पास जो ऑप्शन है 3 H2S2O7 एक करेक्ट आंसर। पता चला कैसा है? बढ़ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 के बाद 2 सवाल है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ध्यान से सवाल पढ़िए। बोल रहा है नर, नर नर नर। नर का मतलब समझ रहे हैं ना, मेल। पुरुष, मर्द। कमीना। चलिए ठीक है। तो नर प्रजनन तंत्र जो होता है, नर प्रजनन तंत्र में आप बताइए अंडवाहिका होगा? नहीं होगा। अंडवाहिका नर में होता है, वो तो नारी में न होता है। एक बात बताइए, अंडवाहिका इसी में भी है, तो ये भी नहीं होगा। गर्भाशय होगा? नहीं ना होगा। गर्भाशय होगा तो मर्दाबो प्रेग्नेंट होने लगेगा। नहीं। माफ कीजिएगा मेरे साथी, मेरा एक दोस्त था, तो वो बार बार मेरे को बोलता था कि आप फर्स्ट जेंडर है कि सेकंड जेंडर है। तो हम उसे क्या बताएं। हम बोल देते थे कि तुमको क्या लगता है,
तो मेरे को बोलते थे कि आप थर्ड जेंडर है। हम कल यहाँ के चेक कर लो, पता चल जाएगा कि थर्ड जेंडर है कि फर्स्ट जेंडर है या सेकंड जेंडर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम में गर्भाशय होता तो हम लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं। मतलब ये हिस्सा मेल में नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, मतलब सबसे अधिक कौन है? आप अगर देखेंगे 5 मीटर पर सेकंड को तो रहने दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड। ये सवाल बहुत लाजवाब है। यदि आप में से कोई कर सकते हैं तो इसको करके दिखाइए हमको, हम आपके लिए वेट करते हैं। इस सवाल को कीजिए और आप जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका जवाब क्या मारे। और आज का स्कोर आप लोग गिन के बताइए कि 20 में आपने कितना सही किया। 2 सवाल तो चले गए, अब आगे से गिनिएगा कि आपने 20 में कितना सही किया। आपसे 30 सवाल साइंस का पूछे जाएंगे बिहार पुलिस में। आप सेट प्रीवियस बना रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा, देख रहे होंगे। 30 में से आपसे मात्र 15, 16, 17 ही सवाल आपसे सही सही बन रहे होंगे, बाकी गलत, नहीं तो पीछे से आंसर दे क्या बना रहे होंगे। 30 में 30 कैसे स्कोर किया जाए, इसका मतलब जो है काम हम कर रहे हैं। आपके अंदर जो कमी है उसको हम भर रहे हैं, ताकि आप 30 में 30 करके आइए। एक का दुक्का अगर आप छूट भी जाता है तो सब छोड़ेगा। मेरी धारणा ये है कि आप 30 में 30 कीजिए। इसको अगर बनाइएगा तो इसको भी मीटर पर सेकंड, सबको मीटर पर सेकंड में छोड़िए तो 270 है, ये है पहले से मीटर है, ये है। अगर मिनट को हम लोग तोड़ेंगे, मिनट को अगर तोड़ेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड होता है, यानी 0 से 0 काट लेंगे, बच जाएगा 27/6। अब मीटर पर सेकेंड 27 में 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 6 चौका के 24 बचेगा 3, 3 पर 0 यानी कि 6 पंचे 30 मीटर पर सेकेंड कितना आ गया, 4.5 मीटर पर सेकेंड। इसको करते हैं ऑप्शन नंबर सी को 19 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को 5/18 लिखते हैं। इसको गुना करते हैं तो 19 पंचे 95 अब बटा में 18, 18 पंचे 90, 90 5 95 यानी 50, 18 दूना के 36 और 36 और 14 140, 18 8 डबल से तो 18 7 36 से ना, तो आ जाएगा 5.27 मीटर पर सेकेंड। इसका कैलकुलेशन करेंगे तब। यदि हम इसका करें तो 18,500 तो है ये है, और मिनट को मिनट मीटर को मीटर में रख दीजिए और आवर को 60 गुने 60 में तो 0 से 0 काट लीजिए। अब आप जो है इसको करना स्टार्ट कीजिएगा तो 185/636 अब मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपको आने वाला है, आप लोग इसको हल कीजिएगा तो आपको जो है 36 यानी कि 36 चौका, 36 में 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 4 12 2 144, 36 चौका नहीं 36 पचे ही आएगा, 36 पचे 6 पचे 30 हासिल 3 5 15 3 18 180, तो 36 पचे यानी कि 5 180 और 5 यानी कि 50, 36 से कम के 36 यानी 5.1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा 5.27 आ रहा है, क्योंकि ये मात्र 5 है, ये 4.5 है, ये 5.27 है, ये 5.1 है। तो अपना जो ऑप्शन है 3 नंबर सबसे अधिकतम है और यही आंसर होने वाला। तो मैथ का क्वेश्चन नहीं है, यह फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेट करके पूछा गया था। ठीक है, इनके बाद सवाल नंबर 4 है KMnO4 में मैग्नीज, इसका मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है, KMnO4 और कुछ नहीं, नहीं। यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19। इसको तोड़ते हैं तो कैसे होता है, 2 8 8 2 10 10 8 18 और 1, यानी लास्ट यानी बाहरी सेल में कितना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 प्लस। अगर आप मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज को तो निकालना ही है, तो जिसको निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे। जोड़ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 8 होता है, यानी 2 और 6। अगर 2 और 6 8 होता है तो 6 को कितना देने पर ऑक्टेट प्राप्त करेगा, -2, ऐसा समझिएगा।
अगर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 और 6 इसका ऑक्टेट पूरा करने में लगता है। तो ये जो -2 है इसको दे देंगे तब ना ऑक्टेट पूरा होगा। यानी कि माइनस में 2 और ऐसा कै गो है, 4 गो है, तो 4। अब बराबर में अपना मन से 0 ले लीजिए। 1 + x - 4 दूना के 8 बराबर में 0 लिख सकते। यानी कि 1 में से -8 गया तो -7 + x बराबर में 0, यानी x बराबर में 7। तो दिक्कत किसी को? तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या KMnO के पावर 4 में 7 आने वाला है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? 4 के बाद सवाल नंबर 5। हम समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है। तो हम ना चाहते हैं कि अब जो है बकवास किया जाए, कहानी, मोटिवेशन, मजाक, ये सब पिछला 20 सेट में हमने किया है आप लोगों के। हम चाहते हैं कि टू दी पॉइंट केवल बात हो, क्योंकि 1 सेकेंड भी अगर हम आपका खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके बर्बादी के जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो जितना आप हम पे भरोसा करते हैं, हम उतना ही आपके भरोसे पे उतरने की कोशिश। तो एक क्षण भी हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे और आप भी अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। क्योंकि एक एक सेकेंड आप पढ़िएगा तब जाकर रिजल्ट होना है। बिना पढ़े हुए लोगों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, आप लोग इस बात को देख, वरना बहुत दिन से लगे हुए हैं लोग, ठीक ना। तो समय एकदम बर्बाद नहीं करना है, वरना आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा इस धरती पे। सवाल पूछता है XE यानी XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? आकृति पूछा है। तो XE का मतलब तो जेनॉन हो गया। जेनॉन का परमाणु संख्या जो होता है 54 होता है। ये खुद एक जो है अक्रिय गैस है। इसके बाहरी सेल में 8 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। अब अगर हम जेनॉन को लिखना चालू करें तो इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन है। अब डबल बॉन्ड रहता है तो आपको पता है 1 सिग्मा 1 पाई बनता है, तो यहाँ भी सिग्मा 1 भी सिग्मा। अब यहाँ फ्लोरीन है 2 बार, तो हम लिख सकते हैं कि ये फ्लोरीन है, तो इसको भी इससे बनाइए F F। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा। 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है ए पेयर जो है जस के तस रह जाए। अब कहिएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जो लोग 10th को और 9th को नहीं पढ़े होंगे, हालांकि ये 12th से सवाल है, जो लोग फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं पढ़े होंगे उनको वाकई में ये चीजें समझ में नहीं आएगा। तो गलतियां आप में है, हम में नहीं है। हम ठीक समझा रहे हैं, हम ठीक समझा रहे हैं। गलतियां आप में है जो आप पढ़ के नहीं आए और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कहिएगा कि ये बातें हमको समझ में नहीं आया। आप खुद को गलत कहाँ मान रहे हैं? आप खुद को गलत मान ही नहीं रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, हमने मस्ती करने में, मजाक करने में समय को व्यतीत किया। यदि मजा आप लिए है तो सजा आपका पड़ोसी लेगा। मजा आप लिए है तो सजा भी आप ही को काटना पड़ेगा। और जो चीज जितना मजा देता है उतना ही सजा देता है। ये भी एक टैग लाइन है, लिख लीजिए आप मेरी बात को। जो चीज जितना मजा देगा उतना सजा देगा, चाहे जो चीज हो, चीजें जो हो, जितना मजा देगा उतना सजा देगा। ये एकदम यूनिवर्सल बात है। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा और प्लस में कई गो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर आप देखिए, यहाँ अगर आप देखिए तो ये दोनों तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0 फ्री इलेक्ट्रॉन है। और 4 सिग्मा 0 फ्री इलेक्ट्रॉन पर किसी भी का भी आकृति जो होता है वो आपको C100 होता है। कैसा होता है? और यही
4 सिग्मा प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होता तब चतुष्फलकीय हो जाता। कैसा हो जाता? चतुष्फलकीय। यदि 4 सिग्मा प्लस 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता तब आपका जो है आकृति हो जाता त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। साथ ही साथ लिखते चलते हैं। अब आपका आंसर जो है C100 आ चुका है। अगर 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 4 सिग्मा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो चतुष्फलकीय हो जाता। मतलब इसकी चर्चा करें तो 4 सिग्मा प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। मतलब लोन पेयर। वर्ग समतलीय की चर्चा करें तो 4 सिग्मा प्लस कितना? 4 सिग्मा प्लस चतुष्फलकीय है तब 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। और अगर त्रिकोणीय है तो 4 सिग्मा प्लस 5 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होना चाहिए, तब ये सब का आकार जो है क्लियर हो जाता। तो जो लोग फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 12th में अलग अलग पार्ट को पढ़े होंगे, फिजिक्स का बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है 11th और 12th में, और केमिस्ट्री का भी सब अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। फिजिकल अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है। तो जो लोग इसको पढ़े होंगे वो आसानी से इसको समझ जाएंगे कि हाँ हमने पढ़ा है, कम से कम याद तो आ रहा होगा कि इसको हमने देखा है कभी ना कभी। अब आप उससे रूबरू है ये नहीं है तो आपको प्रथम दफे आपके सामने पटकारा ये चीजें, तो आपके लिए तो बहुत खतरा ही होगा ना, तो ये बहुत कठिन ही आएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, अभी भी मौका है, कोशिश कीजिए जाके उलट के देखने का बुक, आपको ये सब चीजें मिलेगा। और बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो 9th 10th 11th 12th के अकॉर्डिंग है। आपने देखा होगा बिहार पुलिस में कि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पूछा हुआ रहता है। मतलब इसका यह मतलब है तो 12th लेवल पर सवाल को पूछ रहा है, 11th लेवल पर सवालों को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 5 के बाद सवाल नंबर 6 पे। तुम्हारा तो आयुष मेरे बैग में होगा। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? अगर डाइबोरेन की बात करें B2H6, ये जो है 2NH3 से अभिक्रिया करेगा तो हमको B2H6 प्लस 2NH3, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन कहीं है क्या? NH3 नहीं, NH3 नहीं, 4NH3 नहीं, 3NH3। अब कहिए कि ये भी सवाल हमको बाउंस कर गया। ये सब 12th 11th के निकाला हुआ सवाल है और बिहार पुलिस के ओरिजिनल सवाल है। आप जो है हमें गलत ना समझे, हम अपने मन से सवाल अभी फिलहाल नहीं ला रहे हैं, अभी आपका ओरिजिनल प्रीवियस करा रहे हैं। 10 सेट जब हो जाता है तब जो है आपका सवाल हम अपने हिसाब से सेट करना तय करेंगे, और जो 10 सेट होगा वही आपका निर्णायक सेट होगा। अभी फिलहाल आपका बूस्ट अप करने के लिए प्रीवियस करा देते हैं ताकि आप आंसर को देख कर ना मारे। जो प्रीवियस सेट आप ले रखे होंगे घर पे टेबल पे, उसको आप लोग पीछे से आंसर देख देख के टिक कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम बहुत आज ज्यादा पढ़ लिए, तो नहीं, वो आप पढ़े नहीं है। आपका तो पीछे लिखा हुआ डिस्कशन भी आपको समझ में नहीं आता होगा, ये हालत है ना। चलिए, ठीक के बाद सवाल नंबर 7। हुक के नियम जो होता है हम आपको बता चुके थे 1676 ईस्वी में हुक ने एक नियम दिया था। उसमें क्या बोला था वो कि प्रतिबल जो होता है प्रतिबल उस समानुपाती होता है विकृति के, और न तो प्रतिबल और न विकृति, दोनों का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो दोनों डायमेंशन लेस है, तो समानुपाती होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रतिबल बराबर में विकृति।
ये ऑप्शन सही है। बढ़ जाए 8। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? अब आया मादा प्रजनन तंत्र और पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या महिला में गर्भाशय नहीं होता है? होता है। बच्चा का भ्रूण का जो है विकास गर्भाशय में होता है। अंडवाहिका में भ्रूण पलता है कुछ दिन के लिए और ओवम का निर्माण होता है। शुक्रवाहिका यानी भाषा डिफरेंस ए मेल का पार्ट है, ये नर जनन तंत्र है। और अंडाशय तो महिला में होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 लेके चलते हैं। निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? आप नाइट्रोजन को देखो तो इसमें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन घटा रहा है, मतलब जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास था उसको क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। जब हटा दे रहा है तो बचा कहाँ? जब बचवे नहीं किया तो है कहाँ? तो ये तो सवाल पूछा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहले था लेकिन अब जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया तो अब नहीं होगा, तो आंसर नंबर 3। 9 के बाद सवाल नंबर देखते हैं 10। जेनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जेनेर डायोड जो होता है ये वोल्टता का नियंत्रण करता है। अधिक वोल्टेज पर अधिक विभव पर ये बढ़ जाता है और कम विभव पर क्या करता है? एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जेनर डायोड में सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 11। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान या बोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या है? ये आपको याद रखना पड़ेगा डाटा, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं करना है। 1.38 गुने 10 के पावर 23 जूल पर केल्विन इसका सही जवाब है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई तुकड़मबाजी नहीं, संभव नहीं है। इसमें हम क्या लिखा है, आप ही बताओ क्या लिखा है? ये बोल्ट्जमान का नियतांक होता है। नियतांक जो होता है वो तो याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या है, वो तो फिक्स डाटा है, इसमें कोई डिस्कशन संभव नहीं है। आगे सवाल नंबर 12 को देखिए। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? जो नमक में उगेगा वो तो लवण होगा, उसमें उसको बोलेंगे हेलोफाइट। अगर जल में उगेगा इसको बोलेंगे हाइड्रोफाइट। अगर मरुस्थल में उगेगा, ये क्या है, समोद्भिद, ये टाइप सही किया हुआ है। मरुस्थल में उगेगा तब क्या बोलेंगे? हीरोफाइट। और एक और बचता है, ये क्या हिंदी में लिखा है, समोद्भिद, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आता समझ में तो हम आपको इसके बारे में बताते। लवणविद जो है ये हेलोफाइट से, मरुस्थल में मरुदविद होता है, हीरोफाइट है, जल में जलोदविद होता है, हाइड्रोफाइट है। और एक बात और बताते हैं, एक होता है एपीफाइट, मतलब पेड़ के ऊपर पेड़ का उगना।
पौधे के ऊपर पौधे का उगना, जो होता है एपीफाइट। ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको भी याद रखिए। बढ़े आगे। एकदम समय नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों का, कोई इरादा नहीं है हमारा समय बर्बाद करने का। यदि हम 1 मिनट भी आपका बर्बाद करते तो इसका गुनहगार हम हैं। 1 मिनट हम आपका बर्बाद नहीं करें। आप लोग बस वीडियो देखिए, नोट कीजिए जो समझ में आ रहा है, जो आता है मत नोट कीजिए, जो नहीं आता है नोट कीजिए और तुरंत फिर जाइए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए कोई दूसरा सब्जेक्ट। साइंस में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। और सारे केस बीई यानी बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? अब देखो कि इसका जो है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका होता है बेएमजी का सरबरा, इस टाइप से होता है। इसका होता है बाल गंगा इंडियन तिलक, होता है ना। बाकी सब कुछ तो आइए गया, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो इसी में है, यहाँ मैग्नीशियम आ गया है और यहाँ एल्युमिनियम आ गया है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है, टॉप टू बॉटम आने पर आवर्त सारणी में आयनन विभव घटता है, पहला बात। दूसरा ये है कि जिसके इलेक्ट्रॉन शेल में, नोट लिख लीजिएगा यहां से ही सवाल बनेगा, जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, अधिक होगा, उसका आयनन विभव भी अधिक होगा, का आयनन अधिक होगा। अब अगर आप बेरिलियम का देखेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 4, आप तोड़ सकते हैं 2 और 2। बोरॉन के देखेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 5, कितना होता है 5, मतलब इसको तोड़ सकते हैं 2 और 3। इसका होता है 12, 12 को तोड़ सकते हैं 2 8 2 10 और 2 12। एल्युमिनियम का होता है 2 8 2 10 और 3 13। अब एक बात बताइए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आने पर दूसरा क्रम में, और हमने बोला है कि टॉप से बटन पे आएंगे तो आयनन विभव क्या करता है, घटता है। तो आंसर नहीं होगा। अब आंसर इसमें और इसमें से कोई है, तो इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और इसका कितना है 3 है। हम नोट में लिखा दिया है जिसके बाहरी कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उसका आयनन विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ आयनन विभव अधिक पूछ ही रहा है, इसका मतलब कि बोरॉन आंसर सही है, क्योंकि बोरॉन में अधिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़िया आगे। बातें समझ में आप लोगों को? एक बार नोट कर लीजिए सरिया के, इस सवाल में थोड़ा सा था दम, हम इस बात को मानते हैं। क्या हुआ तुम लोग, बैठ जाओ। बड़े क्या हुआ, बड़े चलिए नेक्स्ट सवाल है 13 के बाद 14। बसंतीकरण के लिए अनुकूलित तापमान कितना है? देखो, पेड़ पौधों को उगने के लिए, पेड़ पौधों को उगने के लिए एक बेहतरीन तापमान की जरूरत है, और वह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का
होना चाहिए और इस प्रक्रिया को ही बसंतीकरण कर, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। IUPAC नाम की पहचान करें। यदि ऐसा करना है आपको तो आप एक डाटा लिख लीजिए। एक को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं ईथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। मतलब ध्यान से सुनिए, बोला है कि निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC की पहचान करें। यदि हम लोग बात करें इस फॉर्मूला पे, तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू कितना रखते हैं 1, तो लिख सकते हैं C1H2 गुने 1 प्लस 2, यानी Ca को और हाइड्रोजन का को 4 को, यानी लिख सकते हैं। मतलब हम एक बात तो तय है कि अपने पास जो है कार्बन का मात्रा जो है 1 आ रहा है। अगर 2 देते तो 2 आता, 3 देते तो 3 आता, 4 देते तो 4 आता, 5 देते तो 5 आता, 6 और ए हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता। ध्यान से समझिएगा, ये सब सवाल कंसेप्चुअल है, केवल आंसर मार लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। आंसर देख के मार लेना बहुत आसान चीज है, लेकिन वो जब समझे में नहीं आएगा ना तो वो भूल ही जाइएगा। मेन चीज है समझना, साइंस समझने की चीज है, इसलिए साइंस के स्टूडेंट को बहुत तेज तरह स्टूडेंट माना जाता है। और हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और मेरा मेन मैथ रहा है। आप सोच के देखो कि जिसका मैथ मेन रहा हो PG तक यानी MSc तक, और साइंस के टीचर और साइंस के स्टूडेंट रहे हो, तो इस खोपड़िया में कितना जान होगा। बस थोड़ी सी आदत है, बोलना नहीं है। खामोशी से किया गया मेहनत ना बहुत रंग लाता है, तो खामोश रहना एक ताकतवर इंसान की बहुत बड़ी पहचान होती है। अब अगर हम इसको देखा जाए तो इसमें कितना रहा है 4 को, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट यानी ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आ गया मेरे पास, यहाँ भी ब्यूटेन है, तो पेंटेन नहीं होगा आंसर। आप कहोगे डाई मिथाइल क्या होगा भाई, ये सब क्या है? तो कभी भी याद रखिएगा 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन नहीं होता है। जब भी होगा तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन नहीं होता है। जब भी होगा तो 2 डाई मिथाइल, क्योंकि इसका ब्रांच बनता है, जब इसको हम लोग तोड़ने चलेंगे तो ये ब्रांच बनता है इस प्रकार से CH, यहाँ H रखिएगा, यहाँ H रखिएगा, यहाँ H रखिएगा, यहाँ H। IUPAC नाम लिखने का सीखे होंगे आप लोग 10th में भी 12th में भी, तो वहां से ये चीजें। अब यहाँ नाम लिखने का सिखाएंगे तो 5 दिन हमको लगेगा। IUPAC नाम लिखने का अगर सिखाएंगे तो 5 दिन लग जाएगा हमको। इसलिए आप यहाँ जो है प्रैक्टिस करने के लिए आया, प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख कर आए होंगे, इस उम्मीद से हम पहुंचे। 15 के बाद 16 अनवीकरणीय ऊर्जा क्या? अनवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा जो खत्म हो जाने के बाद फिर पुनः न मिले, पुनः न प्राप्त हो। तो पवन ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, कोयला नहीं होगा। कोयला एक ऐसा संसाधन है तो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जीवाश्म का अवशेष रूप है। अगला सवाल देखते हैं 17। 17वां सवाल आप लोग करके दिखाइए हमको, तब हम मानेंगे कि आप लोग भी पढ़ते हैं और खूब जोर शोर से और मन लगा के पढ़ते हैं। इस बार सिलेक्शन आपका होना है, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप जो है हौसला मत हारिए,
क्योंकि नहीं बनना का ये मतलब नहीं कि आप जो है हार रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं बनेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पैटर्न पे आ सकता है। लेकिन इससे आपका जो है नॉलेज चेक हो रहा है कि आप कितना जो है लेवल में है। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट मारने का मतलब यही होता है कि हम अपना जो है नॉलेज चेक कर रहे हैं कि मेरे पास कितना ज्ञान है और यहाँ से हमको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप सेट मार रहे होंगे और आपका नंबर 80-85 के बीच में आ रहा होगा तो हर हाल में आपका रिजल्ट होना तय है। तो आप लोग हर दिन जब टेस्ट मारते हैं तो गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं कि कितना टेस्ट में नंबर आ रहा है। यदि 85 और 80 के बीच में आ रहा है तो इस बार बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट होना तय है, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपका स्कोर 60 और 70 के बीच में आ रहा है तो 2-3 घंटा और बढ़ाइए अपने मेहनत। और अगर आपका जो है स्कोर 50-60 के बीच में आ रहा है तो बाबू आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तकरीबन 6-7 घंटा डेली मेहनत कीजिए एक्स्ट्रा टाइम लेके। मतलब रात को रात ना समझिए, दिन को दिन ना समझिए, फोन को हटाइए, रखिए कोई कोना में और किताब के साथ जो है बात करना स्टार्ट कर दी। नहीं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों थोड़ा सा जोर लगा के नहीं बोलना है क्योंकि ईयर में पेन है और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी हम आप लोगों के जिद है और हम अपना कमिटमेंट पे पूरा खरा उतरते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच आ पा रहे हैं। क्या चलिए, इलाज चल रहा है हमारे कानों का, बहुत संकट से गुजरे हैं, बहुत बड़ी पीड़ा हो चुका था। खैर ऊपर वालों की दुआ है, जब जब बहुत बड़ा संकट में फंसे हैं ऊपर वालों ने साक्षात दर्शन दिए हैं। आज आपके बीच आ रहे हैं, मेरा वीडियो शूट हो रहा है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद है हमारी तरफ से और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की दो डी ब्रोगली तरंगधर समान है, किसका वेग अधिक है? अगर आप ऐसे सवालों को बनाना स्टार्ट करें जिसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं कहीं? डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसे बताइए। डी ब्रोगली सिद्धांत जो है वो लेमडा बराबर होता है Hp। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अनुपात समान है, तरंगधर समान है, बोला है ना। तो V बराबर होता है √2eV/m। यानी अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो वेग घट जाएगा और वेग बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसका तरंग दैर्ध्य समान है यहाँ, तो अगर हम उसका द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो वेग क्या होगा? घट जाएगा। और अगर द्रव्यमान कमा देंगे तो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब सवाल को समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो ब्रोगली तरंगधर समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा गौर से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ाने पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ाने पर वेग कम जाएगा, वेग कम जाएगा। लेकिन यहाँ द्रव्यमान कमा दिया है क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है? समान है। अब दोनों का अनुपात समान है तो द्रव्यमान क्या हुआ है? कमा है। और जब द्रव्यमान कमा है तो वेग क्या होगा? फिर से समझाते हैं। सवाल बोला था कि तरंग दैर्ध्य समान है, जब तरंग दैर्ध्य समान है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य समान है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं।
इसलिए तो अनुपात समान किए। जब इसको कमा रहे हैं तो वेग क्या करेगा? 17 के बाद 18। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो हम आपको लिखा देते हैं कि जल चक्र में कौन कौन सा प्रक्रिया होता है। तो पहला होता है जल चक्र में वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद आपको जो है मिलेगा द्रवण। उसके बाद मिलेगा आपको वर्षण। फिर आपको मिलेगा अंतःस्यंदन। फिर आपको मिलेगा अपवह। अपवाह। और सबसे लास्ट में होगा संग्रहण। टोटल 6 स्टेप में जल का चक्र होता है। जब बारिश होता है तो धरती पे पानी जब आती है तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, फिर वह बादल में जाता है, द्रवण होता है उसका, उसके बाद वर्षण होता है, तब अंतःस्यंदन होता है, फिर अपवाह होता है, फिर संग्रहण होता है जाके। तो टोटल 6 स्टेप में जो है जल का चक्रण होता है। तो 6 स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा: वाष्पीकरण, द्रवण, वर्षण, अंतःस्यंदन, अपवाह और संग्रहण। ये 6 स्टेप अगर आपको याद रहता है तो पूरा जल चक्र का 6 स्टेप यही है। जल चक्र का 6 स्टेप यही है: वाष्पीकरण, द्रवण, द्रवण के बाद वर्षण, अंतःस्यंदन, अपवाह और संग्रहण। यानी कि आप इसमें देखिए तो संचलन ऐसा नहीं होगा। संग्रहण के जगह पर आपको संघनन मिल सकता है, तो संघनन सही होगा। इसका यह मतलब है कि संचलन आंसर नहीं है, संचलन नहीं होता है। अंतिम सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें फ्रुक्टोज मिलेगा आपको, उसके बाद सुक्रोज मिलेगा, उसके बाद आपको ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजीन में चेंज हो जाएगा। इसका यह मतलब है ग्लायोसिन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड दे दिया था, ग्लायोसिन। तो ये स्टेप होता है कार्बोहाइड्रेट में फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लाइकोसिन मिलेगा, जिसमें से फ्रुक्टोज होता है वो सबसे मीठा होता है, सबसे, गन्ना के रस में सबसे अधिक मिलेगा। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि सवाल अच्छा अच्छा लगा होगा आप लोगों को, लेवल भी बहुत पसंद आया होगा। और हाई लेवल है, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, हम समझ सकते हैं। और वो पढ़ाई ही किस काम की जिसमें दिमाग का जो गुद्दा है वो दर्द ना करने लगे। और सारे सवाल अगर आपको बनाने आता और वही सवाल हम कराते तो फिर आप हमसे नए क्या सीखें। इसलिए जितना कठिन कठिन सवाल होता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उससे मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जो 15-16 सवाल करके आओगे उसके अलावा जो 10 को सवाल बचता है वो भी आप ना छोड़ें। और यही आशा लेकर हम आपके बीच आते हैं। तो मिलेंगे कल फिर इसी जोश और जुनून के साथ। माफ कीजिएगा मेरे साथियों, कल नहीं मिलेंगे, कुछ दिन के लिए हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं क्योंकि मेरा अपना एग्जाम है। तो हम आपको अब जो है अगला वीडियो जो है 2-4 दिन के बाद आपको मिलेगा। तब तक आप लोग जो है पीछे के रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें। और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि समय बर्बाद कीजिएगा तो आप खुद बर्बाद हो जाइएगा, आपको पता है। जो भी दोस्त है, महिम है, प्यार है, मोहब्बत है, उसे कुछ दिन के लिए कहिए कि ड्रॉप करो मेरे भाई। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम लोग एकदम खुल के पटना के मैरिन ड्राइव चल के प्यार मोहब्बत कर लेंगे दिल खोल के। एगो अपाची मिलवे करेगा, बिहार पुलिस में मिलवे करता है, पता है आप लोगों को, सरकारी सेवा वाला।
आप लोग ले लीजिएगा और जाके मैरिन ड्राइव घूम लीजिएगा, हनीमून पर ले जाइएगा वहाँ शिमला, मैडम को घुमा दीजिएगा ले जाके, ठीक ना। चलिए मेरे साथियों, तो फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगा इसकी जानकारी हम आपको आने के बाद दे देंगे, फिलहाल तो हम जा ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक वीडियो देखे, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख के हमको बताइए डिस्कशन कैसा लगता है आप लोगों को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके अपना परिवार बढ़ाइए, प्रतिभा फाउंडेशन का एक बड़ा परिवार बनाइए। हम भी अपने माँ सरस्वती से दुआ करते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो और हमारी भूमिका उसमें जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।